वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम साउंड यानी कि ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा तरंग यानी कि वेव से भी यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ पर जो है ऊष्मा का संचारण देखा था और ये तीन प्रकार से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा। और आज हम लोग जो है यहाँ पर तापमापी यानी कि थर्मोमीटर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आते हैं उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग साउंड के बारे में देखेंगे। तापमापी यानी कि थर्मोमीटर, यहाँ पर तीन स्केल होती हैं इसको नापने के लिए। एक हमारा हो जाएगा सेल्सियस यानी कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और र्यूमर यानी कि र्यूमर स्केल यहाँ पर होती है और केल्विन स्केल यहाँ पर होती है। चार स्केल यहाँ पर होती हैं। तो जो सेल्सियस वाली है इसको हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जैसे इसको मान लेते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं। और फ़ारेनहाइट जो यहाँ पर न्यूनतम है वो 32 डिग्री यहाँ पर फ़ारेनहाइट होता है और यहाँ पर र्यूमर में भी 0 डिग्री लिखते हैं। और केल्विन में हम लोग डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं हिमांक इनके चारों के दिए गए हैं, उसके बाद भाप बिंदु दिया गया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले देखते हैं। केल्विन स्केल में क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये आप लोगों को पता भी होगा। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होता है हिमांक, और र्यूमर में 0 डिग्री पर होता है, और केल्विन में 273 के यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक हो जाएगा। भाप बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर जो होगा केल्विन स्केल पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर में 80 डिग्री होता है और केल्विन में 373 केल्विन हो जाएगा। अब इनका अंतर पहले देख लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फार्मूले जो लिखे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं उसको हम लोग आज बहुत आसानी से समझने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में आप अंतर देख पा रहे होंगे। हिमांक और भाप बिंदु के बीच में 100 का हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में देखें तो यहाँ पर अंतर जो है 180 का है, और र्यूमर स्केल पर यहाँ पर 80 का डिफरेंस है अंतर यहाँ पर जो है। और केल्विन स्केल में यहाँ पर जो हिमांक और भाप बिंदु का यहाँ पर भी 100 का हो जाएगा। अब इससे कुछ आगे जो फार्मूला है वो बनने वाला है। कैसे बनता है, जो अंतर आप लोगों ने अभी देखा यहाँ पर, ये आप ध्यान रखें। आगे भी देखते हैं। और यहाँ से फार्मूले जो जनरेट होते हैं वो यहीं से आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो अंतर है अभी चारों का, पहले मैंने आपको बताया, वो अंतर हम यहाँ पर नीचे रखने वाले हैं। तो अंतर हमने यहाँ पर नीचे रख लिया सबका, चारों का। और केल्विन में क्या होगा, यहाँ पर हिमांक जो था वो 0 था केल्विन में, तो C-0/100 बराबर होता है F माइनस फ़ारेनहाइट में 32 हिमांक होता है फ़ारेनहाइट में, तो ये यहाँ हो जाएगा। र्यूमर में क्या था 0 था हिमांक, और केल्विन में 273 था। तो ये तो चारों चीज़ें हमने यहाँ पर रख ली। और जिस स्केल में है केल्विन यहाँ पर हो गया, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन को यहाँ पर रखा, और अंतर को हम लोग नीचे रखते हैं। तो यही हमारा फार्मूला बनता है जिससे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ दी जाती है, अगर कुछ और पूछता है तो हम उसको निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन में एक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो आता है, किस तापमान पर तापमान का वह मान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। तो ये आता कैसे है, आंसर तो इसका हो जाएगा -40 डिग्री, ये तो आप जान गए। लेकिन अब ये आता कैसे है, देखो यहाँ पर C-0/100 हो गया बराबर F-32/180 हो गया। इसको हम लोग जो यहाँ पर C और F को यहाँ पर X मान लेते हैं, कोई टेम्परेचर होगा दिया होगा, तो X को हमको निकालना है। तो हमने यहाँ पर इसको रखा और कट किया तो हमारा ये वैल्यू निकल के आया 18x बराबर 10x माइनस 320। उसके बाद इस 10 को इधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा 8x बराबर -320 यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम लोग जो है 320 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा माइनस जो 40 डिग्री है ये निकल कर आता है। इस तापमान पर केल्विन और फ़ारेनहाइट, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो हैं ये दोनों बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो यहाँ पर परम शून्य ताप जो है ये निम्नतम ताप होता है और ये होता है 0 केल्विन के बराबर। और यहाँ पर इसको हम लोग -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर भी इसको कह सकते हैं।
तो यहाँ पर ये बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो ये आता कैसे है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये तो आपका फैक्चुअल है कि इतना होता है, लेकिन आता ये कैसे है। तो यहाँ पर फिर से हमने फार्मूले का यूज़ किया, C-0/100 बराबर केल्विन। केल्विन ले लिया और -273/100 कर लिया। ये आपको पहले बता चुके हैं फार्मूला। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा C-273 डिग्री सेल्सियस निकल कर आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब कुछ पॉइंट हैं। थर्मोमीटर में सामान्यतया पारे का यूज़ होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जो पारा है ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इसलिए थर्मोमीटर में पारे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यून तापमान वाले स्थानों पर थर्मोमीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है ये कभी जमता नहीं है। अगर आप लोग कभी भी देखो, जाड़ा चाहे जितना हो जाए, जो अल्कोहल है, जो दारू है, ये कभी भी जमती नहीं है। तो इसको आप लोग देख भी सकते हैं और ये ध्यान भी रखें कि जब बिल्कुल न्यून तापमान होगा वाले स्थानों पर थर्मोमीटर में पारा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर -39 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर होता है, इसलिए वहाँ पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है थर्मोमीटर के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग यहाँ पर तरंग से देखते हैं। पहले वेव क्या होती हैं इनके बारे में देखते हैं। वेव यानी कि वेव में क्या होता है, कंपन होगा और ये लहरें होती हैं। जैसे कि तालाब में कंकड़ हम लोग जैसे फेंको तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर ऊपर नीचे जो है तालाब के ऊपर जो है लहरें बनती हैं, उसी को यहाँ पर तरंग यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर लहर होती है और इसमें विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस होता है। जैसे तालाब में डालो तो एकदम से लगता है कि ऊपर नीचे यहाँ पर पानी हो रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा विक्षोभ डिस्टर्बेंस होगा, लहर होगी और कंपन भी उसमें होने वाला है। जो हमारी तरंग है यानी कि वेव, ये दो प्रकार की होती है। एक यहाँ पर है यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव, दूसरी हो जाएगी विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर दो प्रकार की हैं। पहला यहाँ पर यांत्रिक तरंग के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल वेव्स को यानी कि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए, आगे जाने के लिए यहाँ पर माध्यम की जो है आवश्यकता होगी, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, कोई भी माध्यम इनको चाहिए। और जो मैकेनिकल वेव हैं ये निर्वात में नहीं चलती हैं, क्योंकि निर्वात में कोई भी माध्यम मीडियम नहीं होता है। अब आगे पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनमें क्या होगा, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो हैं निर्वात में गति करती हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये निर्वात में गति करती हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक में माध्यम की आवश्यकता है और ये निर्वात में नहीं चलती हैं। अब यहाँ पर पहले हम जो है यांत्रिक तरंगों को पढ़ेंगे। यांत्रिक तरंगें होती हैं जो, इनमें मीडियम की आवश्यकता होती है और ये दो प्रकार की हैं। इनके बारे में पहले देखते हैं। तो दो प्रकार की यहाँ पर यांत्रिक तरंगें हैं। पहली हो जाएगी अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स। जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये क्या हैं, तरंग की गति माध्यम के कणों के समानांतर होती है, अर्थात समान दिशा में होती है। यहाँ पर क्या होगा कि जिस गति में यहाँ पर हमारे कण होंगे उसी के समांतर जो है हमारी तरंग की गति जो है वो करेगी, आगे को जाएगी, और ये जो हमारा हो जाएंगी ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो जाएंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कोई भोंपू लगा हुआ है, जैसे कि इससे आवाज़ आएगी, भोंपू है, यहाँ से आवाज़ निकलती है और ये आप लोग मान लो हैं खड़े हुए हैं, एक इधर कान हो गया आपका, ये यहाँ से सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मीडियम की आवश्यकता है और हवा में यहाँ पर कण होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पॉइंट जो हो गए ये कण हो गए हमारे। तो आवाज़ यहाँ से निकली तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, सीधी रेखा में यहाँ पर जो है श्रोता है उसके कानों तक पहुँचने वाली है। तो यही हमारा जो है समानांतर जो है दिशा में, यहाँ पर समान दिशा में गति होती है, किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ध्वनि यानी कि साउंड, स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे और भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। अब स्प्रिंग से यहाँ पर कैसे होती हैं तो इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारी स्प्रिंग हो गई, ये हमारी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग एकदम से खींचें और इसको छोड़ दें अगर, तो क्या होगा कि स्प्रिंग यहाँ पर, जैसे ये दीवार है यहाँ से सटी हुई थी स्प्रिंग, इसको हमने खींचा,
आगे को और छोड़ दिया, जैसे यहाँ से छोड़ा इसको, तो ये क्या होगा, आगे जाएगी एक बार, पीछे भी थोड़ा सा आगे पीछे होगी, और लेकिन ये समान दिशा में, मतलब इसी दिशा में ये आगे पीछे होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो स्प्रिंग है ये ऐसी हुई, फिर थोड़ा सा यहाँ पर फैल जाएगी और ये ज़्यादा फैलेगी। जहाँ पर देखो संपीड़न होता है, जहाँ पर सिकुड़ जाती है ये स्प्रिंग, यहाँ पर भी कण हैं हवा के यहाँ, इसीलिए यहाँ पर जो साउंड है वो आगे जाता है, यहाँ पर जो जा रही है, तो यहाँ पर जो है वेव जो है वो जाती हैं इसी प्रकार से। संपीड़न कहाँ पर होता है, जहाँ पर ये वेव जो है ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती है जहाँ पर वेव, यहाँ पर इसको कहते हैं संपीड़न। और जहाँ फैलती है स्प्रिंग, जहाँ फैलती है यहाँ पर वेव्स जो हैं, इसको कहते हैं विरलन, यहाँ पर इसको विरलन कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? तरंग की गति माध्यम के लंबवत होती है, इन्हीं को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे कि ये दीवार है, यहाँ पर एक जो है रस्सी खींची हुई है, और इसको हम लोग जैसे खींचें तो क्या होगा कि ये ऊपर नीचे होने वाली है। यहाँ पर टच है तो ये कुछ ऊपर जाएगी, कुछ नीचे, ऐसे यहाँ पर क्या है वेव बनेंगे अगर इसको हम लोग खींचते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पर जैसे कि है प्रकाश की तरंगे जो हैं वो इसी प्रकार से ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जाम्पल में आएंगे। तो ये यहाँ पर जो है लंबवत, यहाँ पर पहले ऊपर लंबवत हो रही है, इधर भी लंबवत है और इधर भी। तो तरंग की गति माध्यम के लंबवत होगी, तो माध्यम तो हमारा ये है और इसी के लंबवत हो रही हैं तरंगे, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रकाश तरंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं, जैसे कि ये हमारी एक पूरी जो है तरंग दैर्ध्य है, ये जैसे तरंग दैर्ध्य हमारी पूरी है, वेवलेंथ पूरी है, और ये हमारी जो हो जाएगी एक कंप्लीट जो ये वेवलेंथ हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर का बिंदु होता है इसको हम लोग श्रृंग कहते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा गर्त। गर्त इसको कहा जाता है, जो ये न्यूनतम बिंदु यहाँ नीचे का बिंदु होता है, और यहाँ ये हो जाएगा हमारा श्रृंग। और ये जो यहाँ पर पूरी लाइन स्ट्रेट दिख रही है आपको, ये हमारी हो जाएगी एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग आयाम कहते हैं, ये भी यहाँ पर आयाम हो जाएगा। ये जो यहाँ से दूरी एक पूरी जो कंप्लीट है इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये क्या है, एक कंपन है, इसको हम लोग जो है लैम्ना के नाम से भी जानते हैं, इसको लैम्ना कह के बुलाया भी जाता है। और तरंग दैर्ध्य का वेवलेंथ का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग ए के ऊपर 0 यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था इस चीज़ को। अब यहाँ पर वेवलेंथ क्या होती है, देखो वेवलेंथ क्या है, समय है यहाँ पर कुछ, और आवर्तकाल जिसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। एक कंपन में लगने वाले समय को हम लोग यहाँ पर आवर्तकाल कहते हैं। जो टाइम पीरियड होता है वेवलेंथ का वो होता है एक कंपन में लगने वाला समय, हमारा हो जाएगा आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और एक सेकेंड में कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में कितने कंपन होंगे उनकी संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा हर्ट्स, इसको हर्ट्स में मापते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर तरंग चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, हो जाएगा हमारा तरंग चाल का फार्मूला। अब हम लोग जो है साउंड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि, तो ध्वनि की चाल पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर मीडियम जैसे कि चेंज होता रहेगा तो पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे कुछ पॉइंट हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर है माध्यम, जैसे ये आपने देखा कि ये बॉक्स है, ये क्या है, ठोस है, तो यानी कि इसमें जो इसके पार्टिकल्स अंदर के हैं वो बिल्कुल एक पास रखे हुए हैं, और ये हमारा द्रव हो जाएगा तो पार्टिकल्स क्या है, थोड़ा दूर दूर हैं। और ये हमारी गैस है तो इसके पार्टिकल और दूर हो जाएंगे। तो मीडियम, जैसे कि यहाँ पर ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो अगर मीडियम बदलेगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो देखो अगर कण जो हैं पास पास होंगे तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। यहाँ पर कण क्या है, पास पास है, तो ध्वनि की चाल इस माध्यम में ठोस में सबसे ज़्यादा होने वाली है, उसके बाद द्रव में होगी, और सबसे लास्ट में सबसे कम जो है वो गैस में होगी। क्योंकि ठोस में क्या है, सबसे पास कण है, द्रव में उसके बाद थोड़ा सा पास है, गैस में दूर है कण, इसलिए गैस में क्या होगा, जो यहाँ पर ध्वनि की चाल होगी वो कम होगी एज कंपेरिजन टू ठोस। अब यहाँ पर देखते हैं, हवा में ध्वनि की चाल जो होती है 332
मीटर पर सेकंड होती है, और किसी किसी बुक में भी ये अलग भी लिखी हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पर 332 को ही लेकर हम लोग चलेंगे। जबकि पानी में यहाँ पर जो ध्वनि की चाल है वो हो जाएगी 1483 मीटर पर सेकंड। तो यहीं पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हवा में देखो चाल कम है, जबकि पानी में क्या है, यहाँ पर चाल ज़्यादा है, जिसे आप लोग ये समझ गए होंगे। तापमान अगर यहाँ पर अगर चेंज होता रहेगा तो फिर क्या होने वाला है, ध्वनि की यहाँ पर चाल पर, ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। अगर तापमान बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। अगर मान लो अभी कोई भी है, अगर कोई भी गर्म चीज़ पर कोई चीज़ रखो तो क्या होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो एकदम से ज़्यादा उछलेगा, तो है ना। वही हाल यहाँ पर भी है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, और जबकि यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, घनत्व से यहाँ पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। ध्वनि घनत्व यानी कि डेंसिटी। देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर घनत्व किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो वो, जैसे मान लो भारी कोई चीज़ है तो उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा, और वो चीज़ क्या होगी, नीचे यहाँ पर रहेगी। जिसका घनत्व ज़्यादा है, भारी है, वो चीज़ नीचे रहने वाली है। तो अगर घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। घनत्व अगर बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल क्या है, कम हो जाएगी। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े कण रखे हुए हैं और ये छोटे कण हैं। अगर इनका घनत्व क्या है, ज़्यादा है, तो इनको चलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या होगा, ध्वनि की चाल क्या कम हो जाएगी। यहाँ पर छोटे छोटे कण जल्दी जल्दी यहाँ पर आगे चलेंगे, तो क्या होगा, कण अगर भारी होंगे तो कंपन की में यहाँ पर समस्या होगी, जिससे क्या होगा, चाल धीमे हो जाएगी। तो इसका मूल बेसिस क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम होती है। कोई चीज़ भारी है तो उसको आगे बढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो यही इसी से आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आर्द्रता से यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर ध्वनि पर। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। आप लोग जानते होंगे कि हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितनी होती है, यहाँ पर 28 इसका भार है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 32 भार है। तो हवा में तो नाइट्रोजन और O2 है। अगर इसको हम लोग कर करके यहाँ पर कम कर दें, और ह्यूमिडिटी यानी कि जल, ह्यूमिडिटी क्या है, आर्द्रता है, यानी कि हवा में जल की जो अधिकता है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी यहाँ पर कहते हैं। तो जल अगर बढ़ जाएगा हवा में, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कम पड़ जाएं, तो क्या, जैसे जल का जो भार है वो कितना है, तो जल का भार जो है 18 है। तो जल का भार हमारा हो जाएगा 18, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा है। यहाँ पर 32 है, वहाँ पर 28 है, और जल का भार 18 है। मतलब कि यहाँ पर जल जो है वो हल्का है। तो इससे क्या होगा, इसको देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है, जिसका भार क्रमशः 28 और 32 है। यदि वायु में आर्द्रता बढ़ेगी, अर्थात चिपचिपापन जो है बढ़ेगा, अर्थात जल की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी, तो हवा क्या है, हल्की हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जल का जो भार है वो कम है, तो हवा हल्की हो जाएगी। क्योंकि जल का भार केवल 18 होता है और हवा हल्की होगी, और हवा क्या है, हल्की हो जाएगी। मतलब जो है घनत्व कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर घनत्व कम हो जाएगा तो ध्वनि की गति क्या है, बढ़ेगी। हमने अभी पिछला टॉपिक ही यहाँ पर पढ़ा है कि घनत्व से क्या प्रभाव पड़ने वाला है साउंड पर। मतलब कि यहाँ पर हवा हल्की होगी तो यहाँ पर घनत्व कम होता है, तो ध्वनि की गति बढ़ेगी। इसलिए नमी युक्त हवा, जो नमी युक्त हवा है, नमी युक्त हवा में ध्वनि की गति शुष्क हवा की तुलना में अधिक होगी। तो यहाँ पर जो है नमी युक्त जो हवा होती है उसमें जो शुष्क हवा की तुलना में जो साउंड की गति है, ध्वनि की गति, वो ज़्यादा होने वाली है। तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आर्द्रता अगर बढ़ेगी, अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की गति क्या है, बढ़ने वाली है। तो ये पॉइंट आप लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। दाब, तरंग दैर्ध्य, आयाम पर ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे दाब बढ़े या कम हो, उससे ध्वनि की प्रभाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ती है या कम होती है, उस पर ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आयाम भी अगर बढ़े या घटे, उससे ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर ध्वनि के प्रकार जो होते हैं इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमारी स्केल है जिसको हम लोग इससे यहाँ पर ध्वनि के प्रकार के बारे में समझने वाले हैं। देखो, ये हमारा हो जाएगा 20 हर्ट्ज, और ये हमारा पॉइंट है 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो 20 हर्ट्ज से कम होता है,
जो 20 हर्ट्ज से कम होती है ध्वनि की आवृत्ति, उसको हम लोग यहाँ पर अपश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जो तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उसको हम लोग इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पर 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगे यहाँ पर आवृत्ति होती है इनकी, तो यहाँ पर इनको कहते हैं श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडिबल वेव्स इनको कहा जाता है, जिसको मनुष्य यहाँ पर जो है हम लोग जो है इसको सुनते हैं। हम लोग जो सुनते हैं वो होती है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनि की आवृत्ति है उसको ही हम लोग सुन पाते हैं। अब देखते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो यहाँ पर जो वेव्स होती हैं उसको पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, जिसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन ये सब जीव जंतु हैं जो ये सुन पाते हैं और महसूस करते हैं, जिससे ये अपना डायरेक्शन भी देखते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इंफ्रासोनिक वेव्स की यहाँ पर क्या पहचान होती है। जो इंफ्रासोनिक वेव्स है इसको हम लोग तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं ये समझते हैं। जैसे कि भूकंप, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा से पूर्व जो यहाँ पर जंतु होते हैं इसको सुन लेते हैं और अपश्रव्य तरंगों को यहाँ पर ये लोग सुन लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ये हलचल करने लगते हैं और समझ में आ जाता है कि यहाँ पर भूकंप या फिर भूस्खलन या फिर प्राकृतिक आपदा जो है ये आने वाली है। अब हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स के उपयोग देख लेते हैं। समुद्र की गहराई को पता लगाने में और पनडुब्बी का पता लगाने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। सोनार जो हमारा होता है इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि गहराई जो समुद्र में है पता लगाई जाती है और आगे भी इसको यूज़ किया जाता है। मेडिकल फील्ड में यहाँ पर जैसे कि शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए, किडनी की पथरी, हृदय में अगर कोई विकार है इसको देखने के लिए और भ्रूण की जांच के लिए जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। अब ध्वनि के कुछ गुण होते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 गुण यहाँ पर हम समझने वाले हैं। पहला हो जाएगा तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, प्रबलता यानी कि लाउडनेस और तारत्व यानी कि पिच। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता जो होती है इसका मात्रक जो होता है डेसिबल होता है, इसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। और 80 डीबी, जैसे कि यहाँ पर डीबी से इसको डिनोट करते हैं, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है इसको हम लोग नॉइज़ कहते हैं। ये आप लोग जान गए होंगे। तीव्रता यानी कि जितनी आवाज़ की यहाँ पर जो है इंटेंसिटी होगी उसी हिसाब से हमको उतनी ही तेज़ वो सुनाई देने वाली है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO यानी कि WHO ने 45 डीबी यानी कि 45 डेसिबल को कर्णप्रिय बताया है, यानी कि यहाँ पर 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है वो मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है WHO ने। इसके ऊपर की जो यहाँ पर जो ध्वनि है वो हम लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है पत्तियों की सरसराहट जो होती है इसकी जो है इंटेंसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पर जो है इसकी तीव्रता जो है 20 डेसिबल की होती है। फुसफुसाहट जैसे कि लोग बातें करते हैं तो इसकी यहाँ पर जो है इंटेंसिटी कितनी है यानी कि तीव्रता कितनी है, तो ये 30 डेसिबल हो जाएगी। इसके अलावा शांत कमरे और कार्यालय की जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता होती है 40 डेसिबल। और यहाँ पर सामान्य बातचीत में तो हम लोगों ने देखा, सामान्य बातचीत जैसे हम लोग बातें करते हैं तो उसमें जो है 60 यहाँ पर डेसिबल की जो है तीव्रता होती है, यानी कि फुसफुसाहट में 30 की होती है और सामान्य बातचीत में 60 की यहाँ पर तीव्रता होती है। जेट इंजन की आवाज़ जब आती है तो ये 120 के यहाँ पर तीव्रता हो जाएगी, 120 तीव्रता होती है। और रॉकेट इंजन जब यहाँ पर जाता है तो उसकी तीव्रता होती है 180 तीव्रता होती है डेसिबल में। और जेट प्लेन का उतरना जो होता है उसकी तीव्रता 150 डेसिबल होती है। तो ये क्वेश्चन जो है पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल होता है इसकी तीव्रता, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। और WHO ने जो यहाँ पर है 45 डेसिबल जो बताया है ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। अब यहाँ पर देखते हैं लाउडनेस यानी कि प्रबलता क्या है। जो हम लोग ध्वनि जैसे है ध्वनि तेज और मंद जो है सुनाई देती है हमारी लाउडनेस के कारण। ध्वनि तेज है या फिर धीमी है, मंद है, तो ये हम लोग लाउडनेस के कारण ही सुन पाते हैं। अब यहाँ पर पिच जो है तारत्व, इससे क्वेश्चन आता है कि ये किस पर डिपेंड करती है यानी कि किस पर आधारित होती है। तो पिच से क्या होता है कि ध्वनि जो हमारी है मोटी या फिर पतली हमको सुनाई देती है। जैसे मच्छर जो है इसकी जो ये भिनभिनाता है तो हम लोगों को क्या होता है कि ध्वनि बहुत तेज़ हम लोग के दिमाग में कान में लगती है, तो मच्छर की भिनभिनाहट जो होती है ये
पिच जो है इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग को ये पिच जो है इसकी ज़्यादा होती है, तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा लगती है। पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में भारी होती है, तो ये इसका कारण पिच ही हो जाएगा। यानी कि आवृत्ति जो है अगर बढ़ेगी तो पिच अधिक होगा, तो क्या होगा कि आवाज़ जो है ये महीन हो जाएगी। मतलब कि जो महिलाओं की आवाज़ जो आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है, उससे क्या होगा कि पिच भी ज़्यादा होगी, यानी कि तारत तो ज़्यादा होगा और आवाज़ क्या होगा, महीन हो जाएगी। मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है उसमें भी आवृत्ति क्या है, ज़्यादा होती है, इसलिए आवाज़ बहुत महीन जो है हमारे कानों तक लगती है, तो इसका कारण यही है। और क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है कि जो पिच है ये किस पर बेस्ड होती है, तो ये आवृत्ति पर बेस्ड होती है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो पिच क्या होगा, ज़्यादा होगी, अगर आवृत्ति कम होगी तो पिच क्या है, कम होने वाली है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है इको से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। इको यानी कि प्रतिध्वनि, यहाँ पर क्या है, गूंजना। जैसे कि कोई भी आवाज़ है गूंजती रहती है, अगर कमरे में जैसे बोलो तो इधर उधर से लगेगा कि आवाज़ गूंज रही है, तो उसी को हम लोग इको कहते हैं। इको सुनने के लिए एक न्यूनतम दूरी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जैसे ये मान लो पहाड़ है और ये हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप लोग हैं, तो अगर आपने यहाँ पर बोला, जैसे कि आप लोगों ने एक यहाँ पर रील भी देखा होगा कि कोई बोलता है, जैसे मान लो उसने अपने पति को आवाज़ दिया, बोलता है कि अगर यहाँ से बोलो तो वहाँ से अगर किसी का नाम लोगे तो आपको वहाँ से आवाज़ आने वाली है, तो वो आवाज़ देता है तो यहाँ से सुनाई देता है। तो इसके लिए क्या होता है कि न्यूनतम दूरी होती है, तो यहाँ पर 16.6 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए इको यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि 16.6 मीटर की यहाँ पर न्यूनतम दूरी, यानी कि 17 भी यहाँ पर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए इको को सुनने के लिए। इससे कम अगर दूरी रहेगी तो इको जो है वो सुनाई नहीं देने वाला है। जब ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए, यहाँ पर 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक अभी फिजिक्स में बचे हुए हैं, अभी 3 या 4 क्लासेस हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे जल्दी से ही कवर करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें और आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।